हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कोटद्वार के विकास पुरुष कहे जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुरेंद्र सिंह नेगी जी का। सुरेंद्र सिंह नेगी का अगर मैं नाम लूं तो कांग्रेस में उत्तराखंड में हरीश रावत के स्तर के वो नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी वो तवज्जो नहीं दी। जब यहाँ पे उन्होंने भुवन चंद्र खंडूरी, जो कि भाजपा से मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार मुख्यमंत्री रहे, उनको कड़े वोटों से हराया, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें वो मान्यता नहीं दी। अगर आज कांग्रेस सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे नेताओं को आगे लाए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको रोकने में मदद मिलेगी। मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात की तो सुरेंद्र नेगी को एकमात्र मान्य रूप से विधायक मानने की कोशिश की गई है और विकास के स्तर को, कोटद्वार को जिस स्तर पर वो लेके गए हैं वो अतुलनीय है, अनुकरणीय है। हालांकि उनसे मैंने कठिन सवाल पूछे हैं, उन पर आरोप लगे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, उनका उन्होंने जवाब दिया है। ये कहा जाता है कि हरक सिंह रावत शायद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, तो कांग्रेस में वापसी पे हरक सिंह रावत पे उन्होंने क्या जवाब दिया आपको जरूर सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर बनती है तो सुरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, एक कांग्रेस की सरकार बनना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि गुटबाजी से परेशान है उत्तराखंड कांग्रेस। और जब उत्तराखंड वासी जो कि भाजपा का विकल्प चाहते हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके पास दो चेहरे रहेंगे, एक प्रधानमंत्री मोदी का और एक राहुल गांधी का। तो आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आएगा, राहुल गांधी का चेहरा आएगा, तो वोट करने वाला मोदी के नाम पे वोट कराएगा, जिससे उत्तराखंड के जो ईमानदार और जो विकास के नाम पे नेता हैं यहाँ के, वो गौण हो जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर उत्तराखंड में वापसी करवानी है अपनी, तो निश्चित रूप से सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे विकास पुरुष नेताओं को आगे रखना होगा, अन्यथा कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है उत्तराखंड में। तो आज हमारे सामने है मुख्यमंत्री मटेरियल उत्तराखंड के सुरेंद्र सिंह नेगी जी। डाउन टू अर्थ नेता माने जाते हैं। पिछली बार मैंने यहाँ सर्वे किया तो मुझे ये बताया गया लोगों द्वारा कि हरक सिंह रावत जी के सामने खड़ा होने पर मोदी लहर में उन्हें हरवा के हमने बहुत बड़ी गलती की। कुछ आरोप हैं, कुछ प्रत्यारोप हैं। शुरू कर रहा हूं मैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी से इंटरव्यू। भाजपा की वापसी तय मान रहे हैं आप? जाना तय है, ये तय है और जनता ने इसको तय किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, गुटबाजी जहाँ बड़ी पार्टी होती है स्वाभाविक होता है कि वो गुटबाजी भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ इस समय हर नेता ने ये मन बनाया है कि किसी न किसी ढंग से तमाम अपने जो ईगो प्रॉब्लम्स उनको आगे आती है उसको दरकिनार करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को बनाना है, और यही चाहत मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड वासियों की है। देहरादून में रैली जबरदस्त हुई कांग्रेस की, इस उत्साह में गुटबाजी बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, इस रैली ने बहुत सारे संदेश दिए हैं और मैं समझता हूँ कि विपक्षी दलों की नींद भी हराम कर दी है। और जिस ढंग से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में बगैर संसाधनों के, बगैर किसी प्रकार के गाड़ी घोड़ा उपलब्ध कराए बिना ही लोग वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में पहुँचे। और मैं तो ये भी आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो राज्य सरकार है, उनके प्रशासनिक अमला है, उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। हजारों की संख्या में लोगों को विभिन्न स्थानों पर रोका ताकि लोग परेड ग्राउंड तक न पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि जो जनता का इस समय एक मन के अंदर एक विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस के प्रति, एक आस्था बनी है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है 2017 में। डबल इंजन के चक्कर में हम सिंगल इंजन को भी जो है कहीं ना कहीं खो बैठे हैं और अपना जो ही कोटद्वार में आपकी बहुत अच्छी इमेज मानी जाती है, लेकिन कुछ आरोप ये भी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आप पे आरोप लगता है। चाहे सिमल चौड़ की बात करूँ, लकड़ी पड़ाव की मैं बात करूँ, बाहर से वहाँ लोग आए हुए, आप जैसे लोग यानी जो कांग्रेसी नेता है बहुत सपोर्ट करते हैं उन्हें। पहली बात तो यह है कि ऑटो पे जाके कहीं कोई सपोर्ट किसी को नहीं दिया जाता है, न किया जाता है। और जहाँ तक किसी व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे कोटद्वार भाबर क्षेत्र में जो विकास किया गया, जो पेयजल लाइनें बिछाई गई, जो ट्यूबवेल बनाए गए, जो उच्च क्षमता के ओवरहेड टैंक बनाए गए, स्वास्थ्य सेवाएं दी गई विभिन्न क्षेत्रों में, जहाँ पर मुस्लिम एक भी नहीं है, क्या उस क्षेत्र को विकास नहीं मानेगा? आज स्थिति ये है कि हमने यहाँ पे भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई। यहाँ पे इंटरमीडिएट करने के बाद, आपके एमएससी करने के बाद कोई ऐसी व्यावसायिक स्थान हमारे पास नहीं था कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को नर्सिंग करा सकते हैं, जहाँ पे एएनएम का दर्जा उनको दिला सकें, जहाँ पे फार्मेसी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकें, एमसीए कर सकें। अगर मैंने उस क्षेत्र में
एक इंस्टीट्यूट लाया हूँ, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसको तो जो है ये बीजेपी की सरकार के जो इस समय जीते हुए लोग हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तो ये तक बताने का प्रयास किया कि ये तो मस्जिद बना दी सुरेंद्र सिंह नेगी ने। ये हवाबाजी ज़्यादा करते हैं और ये मुस्लिम तुष्टिकरण के बाद जो ये कहते हैं, मैं जो आप समझता पे हूँ आरोप है मस्जिद बनाने का, वो आरोप गलत है। ये जो है आज जाकर देखें वहाँ पर कि जो है 15 करोड़ की लागत से जो यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा छात्राएँ, कोटद्वार के ही नहीं पूरे उत्तराखंड के लोग वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। जो लोग पहले जीएनएम कोर्स करने के लिए देहरादून जाते थे, अकेली बिटिया कहाँ बैठेगी, किसके साथ रहेगी, कैसे पढ़ेगी, इस सुविधा को मैंने कोटद्वार में उपलब्ध कराया। अब इसी को उन्होंने मस्जिद बता दिया। तो ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। एक्चुअली में के लिए उत्तराखंड महत्वपूर्ण है या आपकी कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारे लिए जो है पहला काम तो उत्तराखंड बनाने के पीछे जो हमारी भूमिका रही है कांग्रेस की, निश्चित रूप से उसका कारण है कि आज हम अस्तित्व में आए हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश में विधायक था और यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अलग राज्य की मांग, मेरे ही कक्ष में उसका उत्तराखंड विकास मंच के माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन चलाया था। और मकसद एक ही था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, हमारे सीमित यहाँ पर संसाधन है, बहुत छोटा जो है 8 जनपदों का ये क्षेत्र हुआ करता था, जो अब जाके उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। तो इसकी अलग जो है समस्याएं हैं, उनके निदान करने के लिए हमारे को उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए जो है कदम उठाने पड़े। 2026 में परिसीमन होने वाला है, उस परिसीमन में मैदानी सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो उत्तराखंड की परिकल्पना, जैसे आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो परिकल्पना गौण नहीं हो जाएगी? ये गौण स्थिति में होंगी, क्योंकि परिसीमन में स्वाभाविक रूप से आपका ये मानना है कि वो लोग तेज़ी से पलायन होकर मैदानी क्षेत्रों में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की सीटें बढ़ेंगी। मैदानी क्षेत्रों की आप बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर इंसान और जागरूक व्यक्ति ये महसूस करे कि कैसे हम लोगों को अपने उत्तराखंड को, इस पलायन को रोकना है, और इस पलायन को अगर हम रोक सकते हो, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके लिए निश्चित रूप से कुछ कर्मयोगी यहाँ पर होनी चाहिए, जो सब्ज बात दिखाने वाले लोग नहीं होने चाहिए, जो इस प्रकार की हवा की बात करें कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। आज की स्थिति क्या है? मेरा मेन सवाल आपसे ये है कि परिसीमन के दौरान मैदानी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, पहाड़ों की बढ़ जाएगी, तो उस समय आप भौगोलिक क्षेत्रों को महत्व देंगे या जनसंख्या घनत्व को? देखिए, हमने पहले भी एक बात कही थी कि आज ही नहीं, पहले से हम ये बात कर रहे हैं कि क्षेत्र अगर स्कैटर्ड है, थिन पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर जो है अलग से मानक बनाए जानी चाहिए। यहाँ पर भी स्थिति यही पैदा हो रही है, जहाँ पर रोड की आवश्यकता नहीं, वहाँ रोड, अगर आप ये कहेंगे कि हरिद्वार में या कोटद्वार में या जो है रामनगर में रोड की संख्या उतनी होनी चाहिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो ये तो गलत है। तो वहाँ जहाँ आवश्यकता के हिसाब से विकास होगा, तो स्वाभाविक रूप से पलायन भी कम होगा, और उससे जो है समरसता भी पैदा होगी, और जो विकास जिसके लिए हम लोगों ने आज अभी उत्तराखंड राज्य का नारा दिया था, वो भी सफलता की ओर पहुंचेगा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहाँ छाई हुई है, उसके कारण आपको नुकसान होगा, खासकर मुस्लिम वोटरों में? देखिए, इस समय जनता बहुत जागरूक है। हर व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि 15-15 लाख आपके खातों में आएंगे, उस जुमले को अभी तक नहीं भूले हैं। ये भी कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो भी शायद नहीं मिला है, अच्छे दिन भी नहीं आए हैं। तो ऐसे ही लोग कहते चले जाएंगे और जनता उनकी बातों पर आती रहेगी। ऐसा अब नहीं होने वाला है। और ये कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी जो है फूंक फूंक कर पीता है। उत्तराखंड की जनता महसूस कर चुकी है कि कौन काम करने वाले व्यक्ति हैं, कौन काम करने वाली पार्टी है और कौन सब्जवाद दिखाने वाली पार्टियाँ हैं। भाजपा वाले कुछ आरोप लगा रहे थे आप पे कि सुरेंद्र सिंह नेगी अपने वोटों की संख्या 11,000 से शुरू करते हैं। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप है या मेरी एसेट है? 11,000 का ताना था मुस्लिम तुष्टिकरण। पहली बात तो यह है कि 11,000 वोटर ही नहीं है। पहली बात वो अपना उसको ठीक कर लें। जहाँ तक देखिए, कोई समुदाय हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी मैंने बनाई, वहाँ पर हिंदू लोग कितने पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लोग कितने पढ़ रहे हैं? मैंने एक डिग्री कॉलेज, एक अतिरिक्त जो नहीं खुल सकता था 10 किलोमीटर की परिधि में, उसको खोला किशनपुरी में। उस डिग्री कॉलेज में कितने हिंदू लोग पढ़ रहे हैं, कितने मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं? मैंने जो है यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हुए एक प्रयास किया था, लेकिन उसमें अगर कल डॉक्टर बनते तो किसके लोग ज़्यादा बनते, किन लोगों को फ़ायदा होता उस हॉस्पिटल से? ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं जिसको लोगों को गुमराह किया जाता रहता है। और ये मैं समझता हूँ कि कुछ समय से हमारे बीजेपी जो इस समय पार्टी चाहे वो केंद्र में है, यहाँ है,
एक नाड़ी वैद हुआ करता था हमारे यहाँ पहले, वो नाड़ी पकड़ गए कि इसमें लड़ाते रहो, हिंदू को लड़ाते रहो मुस्लिम के साथ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते रहो, लोगों को गुमराह करते रहो। चूंकि आप कार्यों के कारण, अपने अनुभव के कारण जी, उत्तराखंड के लोगों, खासकर कोटद्वार के लोगों के लिए आप एक मुख्यमंत्री मटेरियल है उत्तराखंड के लिए। क्या आप मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री मटेरियल हैं? कांग्रेस को आपको मौका देना चाहिए अगर सरकार बनती 2022 में? देखिए, मैंने कभी लालच नहीं किया, कभी महत्वाकांक्षा भी नहीं रही। पिछली बार भी लोगों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री को हराएगा वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, ये हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा। हमने कभी पैरवी नहीं की। जो भी कार्य हमको मिलता है वो उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। इन जनपदों के लिए काम करते रहे हैं जो सिर्फ 8 जनपद हुआ करते थे, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे उत्तराखंड रहा हो। हमारा और ख़ास तौर पर मेरा मिशन है। पहाड़ के विकास के लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या जो है स्वास्थ्य की है, पेयजल की है, शिक्षा की है। हम लोगों ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे सर्जिकल कैंप स्थापित किए दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ पर हम लोग नहीं जा पा रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर नहीं चढ़ पा रहे थे, जहाँ पर उपचार नहीं हो पा रहा था, उसको यही नहीं, प्रसव केंद्रों की कमी के कारण हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे नवजात शिशु पहले ही जीवन में आने से पहले ही जो है आसमान भगवान के पास चले जाते थे। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर योजना मैंने खुद बनवाई थी। और खुशियों की सवारी, यानी किसी भी माता को अगर प्रसव होना है तो वो पहले गाड़ी में बैठेगी, उस स्थान तक जाएगी जहाँ उसका उपचार होना है, डिलीवरी होनी है, ऑपरेशन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, और फिर वापस घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, ताकि किसी भी प्रकार का जो है बोझ उसके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। ये हमारा सोच थी। अच्छा, अगर हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस पार्टी में आते हैं, स्वागत करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये हालांकि शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होता है किसी वजह से। ऐसे लोग जिन्होंने कि सिर्फ अपने जीवन को अपने तक सीमित कर लिया, अपनी चाहतों को पूरा करने का उद्देश्य जो है विधानसभा और मंत्री बनने के बाद कर लिया, तो उन लोगों को मैं समझता हूँ समाज को भी तिरस्कृत करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी तिरस्कृत करना चाहिए, ताकि कम से कम साफ सफाई तो हो सके। लेकिन आपकी पार्टी ने यशपाल आर्य जी का और उनके बेटे संजीव आर्य का घोर सम्मान किया। देखिए, जहाँ तक यशपाल आर्य जी का प्रश्न है, उनमें और जिनका नाम अभी आपने लिया उनमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। चरित्र इंसान का बहुत बड़ा औहदा बनाता है, और जो कर्म जो इसमें भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ श्रम कर्मकार बोर्ड में किया गया 430 करोड़ रुपए का, मैं तो इसमें जो है तमाम मुख्यमंत्री जो 3 बने उनसे भी सवाल करना चाहूँगा कि आखिर आपने कैसे, कौन सी सौदेबाजी उसमें की जो 430 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया, जो गरीब तबके के लोगों की बेटियों की शादी के लिए था, जो गरीब बेटियों के पढ़ने के लिए था, जो गरीब बेटियों के आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए था, आखिर वो कैसे 430 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया, क्यों नहीं उस पर सवाल उठाए गए। आज जो यहाँ पे टाइगर सफारी जो पाखरों में स्वीकृत करवाई गई, वो हमने स्वीकृत करवाई थी 2015-16 में। आज की तारीख में ये आपको बताना चाहूँगा कि उसका यहाँ पर संचालन केंद्र कोटीढाक और लालपानी क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इसका केंद्र ही जो है पाखरो कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ पर घोटाला किया जा सके, करोड़ों रुपए NTCA ने एक आदेश दिया कि वो तमाम प्रॉपर्टी जो इन्होंने वहाँ पर एसेट के रूप में बनाई थी उनको ध्वस्त कर दिया गया, और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और यहाँ कोटद्वार के लिए गढ़वाल मंडल में कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सोच आखिर जनप्रतिनिधि में कब आएगी कि हम उत्तराखंड के लोगों को कुछ रोजगार दे सकें। अच्छा, आपने 3 मुख्यमंत्रियों की बात करी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा आपको काम की दृष्टि से? देखिए, अगर बेहतर होते तो 3 नहीं बदले जाते। पहली बात तो ये कि मेरे देखने से क्या होता है, उन्हीं की पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया गया। इस समय जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं शायद इनको भी बदल देते हो, लेकिन अब समय उनके पास नहीं थी। कांग्रेस के 2 गद्दावर नेता रणजीत रावत जी और हरीश रावत जी के बीच जबरदस्त मनमुटाव है। मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया। क्या आप उनके बीच आपसे सुलझ करवाने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसी कोई नौबत आएगी तो मैं तो चाहूँगा कि सुलझ करवाई जानी चाहिए, मैं करवा सकता हूँ। और अगर इस स्थिति में बात आती है, मैं तो उस बात को कहना चाहता हूँ कि जब बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर हो गए तो हरीश रावत जी और बहुगुणा जी को मैंने ही बिठवाया था,
और उस जो गतिरोध था उसको दूर करने का प्रयास किया था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरीश रावत जी को कि उन्होंने उस बात को माना। हालांकि उनका हक था, उनका वाजिब हक बनता था कि उस समय उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उसके पीछे जो उनकी ताकत थी, जो उनकी मैं समझता हूँ मशक्क़त थी, जो उन्होंने उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन होता है, कभी कभी ये होता है, लेकिन मैंने उन दोनों को एक करने में सफलता हासिल की थी। एक सवाल कट गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है सर, मैं एडिट कर दूंगा। आपके और भाजपा सरकार की तुलना में किसमें ज्यादा भ्रष्टाचार है? बीजेपी में। यानी आप में भ्रष्टाचार था? हमारे यहाँ था ही ज़्यादा था। यानी प्योर बिल्कुल शुद्ध काम होते थे, 100 रुपये आगे 100 रुपये लग रहे हैं। देखिए ऐसा है, उसके बारे में तो गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीक पॉइंट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पैसा उतना ही जो है कांग्रेस सरकार को मिलता था, उसमें लोगों को काम दिखाई देता था, उतना ही पैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसा जो है इस समय जो है बीजेपी सरकार को, राज्य सरकार को मिल रहा है, काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर पैसा कहाँ गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें सारे जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर समाहित। अच्छा, एक कांग्रेस के लोग भी ये कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से जो परेशान हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट बनी, मिलीजुली सरकार बनने की नौबत आई, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी और कल्याण पटेल को मुख्यमंत्री बना देगी। क्या ये जो अफवाह उड़ रही है या जो दायरा बढ़ रहा है, ये आप मानते हैं ऐसा हो सकने की संभावना है? दूर दूर तक ऐसा नहीं होने वाला है, और दूर दूर तक जनता इस समय भान चुकी है। इस समय कोई जुमले नहीं चलेंगे, कोई प्रलोभन नहीं चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर उत्तराखंड वासी, हर दल का आदमी, यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी समझने लगे हैं कि ये बिल्कुल गलती हो गई। हमने बीजेपी को कितनी सीट उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो करीब 45 सीट हमारी। मान लीजिए कि आपको 2-4 सीट कमी रह जाती है और आम आदमी पार्टी तो समय की बातें होंगी कब क्या होगा, लेकिन 45 सीटों से अधिक सीटें हमारी आ रही हैं, तो उसमें जरूरत शायद किसी को नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, गुटबाजी अगर ऐसी बरकरार रहेगी तो लगता है आपको कांग्रेस का डामाडोल हो सकती है, तो इस बारे में आप अपने कार्यकर्ताओं को या नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि अभी जो 16 तारीख को जो मीटिंग हुई है, उसने सारी गुटबाजी को खत्म कर दिया, और जो नेताओं के अंदर मजबूरी में ही सही एक बात समझ में आने लगी है कि गुटबाजी करेंगे तो ध्वस्त होंगे, और अगर गुटबाजी नहीं करेंगे तो उत्तराखंड का विकास करने का अवसर मिलेगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें अब कोई गलतफहमी में रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब गलतफहमियाँ नेताओं के अंदर हो जाती हैं तो गुटबाजी बढ़ती है। और अभी जो परसों की बैठक, जिसको जनसभा कहेंगे, जनसैलाब कहेंगे, या उत्तराखंड की भावनाओं का एक सैलाब कहेंगे, वो आपको प्रदर्शित है। तो इसमें कोई भी मुगालते में अब नहीं है, और निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस की सरकार। पर ये कहा गया था कि मंच पर हरीश रावत जी किसी करीबी को हटाकर मंच प्रभारी ने संभाल लिया, तो गुटबाजी का एक केंद्र माना गया था। मीडिया में खबरें इस तरह की। नहीं, ये देखिए, मीडिया तो कुछ भी उठा सकता है, मीडिया के तो हम नतमस्तक हैं, क्योंकि जिस ढंग से आज चैनल बोल रहे हैं, जिस ढंग से कभी कभी कोई दूसरा मीडिया बोलता है, कुछ लोग तो ये नहीं कह सकते कि सब एक किस्म के हैं। तो ये क्रिएटेड बातें हैं, पैदा की हुई बातें हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं मिला तो लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी, आपका इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा, डाउन टू अर्थ जैसे आपने वैसे लिया। क्योंकि आप मुख्यमंत्री मटेरियल है, और मैं अगर कांग्रेस सरकार बनी तो मेरी दिली तमन्ना होगी कि कोटद्वार से सुरेंद्र सिंह नेगी जीत कर गए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद आपका सर। नमस्कार। तो आपने ये इंटरव्यू सुना, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे नेताओं को कांग्रेस को आगे लाना चाहिए, जो गुटबाजी को थाम सकते हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस को वापसी दिलवा सकते हैं सत्ता में। बाकी कांग्रेस की मर्जी है, कांग्रेस जनों को सुरेंद्र सिंह नेगी जैसे नेताओं को सामने लाना चाहिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।